द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में उथल पुथल जारी है, लेकिन वो स्टेबलाइट होती नजर आ रही है। एफआईज ठीक है, माल बेच रहे हैं, बेच लेने दीजिए, इनको खरीदना पड़ेगा इनको वापस। कारण क्या था कि जो इंडिया के कॉरपोरेट वर्किंग में जो थोड़ी 2 क्वार्टर्स में वीकनेस आई थी, दैट इज एलिमिनेटिंग स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे वो कम हो रही है मतलब। एंड द स्टेज इज वेरी नियर व्हेन दे विल स्टार्ट बूस्टिंग प्रॉफिट्स। तो क्योंकि सरकार जो है, सरकार जागरूक है, अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूक है, सरकार की कमिटमेंट भी बहुत ज़्यादा है। डिफेंस सेक्टर में सरकार बहुत खर्चा कर रही है, सोशल सिक्योरिटी सेक्टर में बहुत खर्चा कर रही है, सरकार आर्थिक विकास के लिए भी बहुत खर्चा कर रही है, एजुकेशन पे खर्चा कर रही है, हाई एजुकेशन, टेक्नोलॉजी में। ये बजट आया 20,000 करोड़ रुपए का, तो इन्होंने प्रोविजन किया आर&डी के लिए, जो प्राइवेट सेक्टर को देंगे वो पैसा, जो भी इनके जो पैरामीटर्स को पूरा करेगा, जो पॉलिसी पैरामीटर में आएंगे उनको देंगे। मतलब ऐसा नहीं कोई भी आदमी गया रिसा आर&डी के नाम पर, साहब मैं 5 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ गाँव के अंदर, मुझको आर&डी कर रहा हूँ, दे रहा, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये गवर्नमेंट बहुत सख्ती से पैरामीटर्स को फिक्स करेगी। पीएलआई स्कीम की कमिटमेंट है, उसमें इनको इंसेंटिव देना है। तो ऐसी सूरत में अगर रेवेन्यू डाउन जाता है तो दिस गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड, दैट विल बी द वर्स्ट सिचुएशन। इसलिए प्रॉफिट कब आएगा? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए ये बजट लाए हैं, और कंजम्पशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर मतलब डाइवर्सिफिकेशन करेगा, एक्सपांशन करेगा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करेगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी विल बूस्ट एंड रेवेन्यू विल आल्सो बूस्ट। जो प्रोडक्ट होगा बिकेगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा, जो प्रॉफिट आएगा उसको बेचने से उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा कॉर्पोरेट सेक्टर को, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, सोशल सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट के जो दुनिया भर के कमिटमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और ये जितने भी हैं, मतलब ये सब फुलफिल जब भी हो सकते हैं जब रेवेन्यू आएगा। तो गवर्नमेंट इज डूइंग हार्ड इफेक्ट टू इम्प्रूव दैट। और आप देखिए, ये सबसे खास बात है कि इस बजट में इतने कमिटमेंट कर दिए, और डायरेक्ट टैक्स को, इंडिविजुअल टैक्स को, पर्सनल टैक्स को काफ़ी घटा दिया। उसके बावजूद भी जो ये फिजिकल डेफिसिट है, ये 4.8 का टारगेट है। तो इस साल भी इन्होंने खर्चों को थोड़ा रोक के और फिजिकल डेफिसिट को घटाया है, जिसको ये पूरी तरह आउट नहीं कर रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट करंट ईयर का करने की आवश्यकता भी नहीं है, सप्लीमेंट्री बजट पेश कर दिया, रिवाइज बजट एस्टिमेट पेश कर दिए इन्होंने। तो फिर लिक्विडिटी गवर्नमेंट से पेमेंट बहुत आएंगी, मार्च इज गोइंग टू एन एंड, और ऑर्डर्स भी खूब मिलेंगे। अब आप देखना, ऐसी बात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंफ्रा के खर्च के लिए कोई पैसा घटाया नहीं है इन्होंने, बल्कि 1.5 लाख करोड़ रुपया, वो भी तो जोड़ो जो आप राज्यों को देंगे 50 साल के लिए विदाउट इंटरेस्ट, वो भी तो इंफ्रा के लिए ही देंगे ना, तो वो बढ़ गया अपने आप ही। तो 15-20% की बढ़त जो है, इट इज मीनिंगफुल, सब्सटेंशियल है, कोई दिक्कत नहीं अंडर दिस। तो ओवरऑल सारे सेक्टर्स को अब ऐसी सूरत में, जो आज सबसे डोमेस्टिक सेक्टर्स में से सबसे ज्यादा जो बूस्टअप ले रहा है वो ग्रीन एनर्जी ले रहा है। 30 से 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगले 5-7 साल में होना है इसमें। सेवरल स्टेट लाइक राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, particularly the BJP ruled states or BJP allied government are doing hard effort, are making a day and night working to spend money to install the project for solar power. तो सोलर पावर बनाने वाली कंपनियां चाहे लाभान्वित कम होंगी, वो लाभान्वित होंगी, वो भी, ऐसा नहीं कि उनका पैसा वेस्ट जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो लाभ होने वाला है, मैक्सिमम जो बेनिफिट होने वाला है, वो बेनिफिट होगा सोलर पैनल और सोलर पीवी सेल बनाने वाली कंपनी। तो आज हम 10-12 कंपनियों पर मैं एक सूक्ष्म चर्चा करूंगा, डेटाबेस, थोड़ी सूक्ष्म डेटा भी होंगे उसमें, और एक आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन दी जाएगी। हालांकि मैं उन पर बहुत पहले वीडियो बना चुका हूं, सब पर, किसी पे 1 बार बनाया, किसी पे 2 बार बनाया, कुछ के रिजल्ट आए हैं, कुछ के नहीं आए हैं।
मैं सूक्ष्म रूप में सारी बातें बताऊंगा। तो एक तो सबसे टॉप जो सेक्टर है उसकी तीन कंपनियां मैं प्रीफर करूंगा। टाटा पावर में भी 4600 मेगावाट के सोलर पैनल के प्रोजेक्ट हैं और सोलर पीवी सेल के प्रोजेक्ट भी हैं, और राजस्थान के अंदर 2000 मेगावाट का प्रोजेक्ट ये और लगाने जा रही है सोलर पैनल का। 1.5 साल में पूरा कर देंगे उसको। टाटा मैनेजमेंट इज वेरी एफिशिएंट। तो एक तो ये कंपनी, ये टॉप प्रायोरिटी तो नहीं है, खैर ये थर्ड प्रायोरिटी पर है, थर्ड नहीं सेकंड प्रायोरिटी पर है। और इसमें और भी ग्रीन पावर के, विंड के और सोलर के प्रोजेक्ट लग चुके हैं पावर प्रोड्यूस करने के, वो सिक्योर्ड है बिल्कुल। उन पर एक बार पैसा लग गया, बस पैसा आता रहेगा, उससे प्रॉफिट आता रहेगा। एग्रीमेंट है बाकायदा सेल की। दूसरी बात कि इनका 15,000 मेगावाट का के पावर प्रोजेक्ट लग चुके हैं, लग रहे हैं कुछ इस तरह से, 8-10 हज़ार के, 8-10 करीब 10,000 के हैं। फिर ट्रांसमिशन है बॉम्बे का, दिल्ली का, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन है। तो ऐसी सूरत में ग्रीन टाटा पावर और थर्मल पावर का तो बहुत कम हो गया है इनका, मतलब जितना है उतना, उसमें कोई एक्सपांशन नहीं कर रहे। जो कुछ ये एक्सपांशन कर रहे हैं ये कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी में, आइदर बाय वे ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर power producing plant or by way of installing the plant for manufacturing of the solar power panels। तो ये बात रही टाटा पावर की। फिर आती है प्रीमियर एनर्जी के कल रिजल्ट आए हैं, बहुत धांसू रिजल्ट है, और मार्जिन इनका 1.5 गुना हो गया, 20 से बढ़ के एकदम 30% मार्जिन हो गया। और आप अगर इसका चार्ट देखेंगे, पी रेशो का डाटा देखेंगे इसके, तो उसमें इसका पी रेशो लिखा हुआ है 202, लेकिन वो कैलकुलेशन गलत है। वो आईपीओ आने से पहले की कैलकुलेशन है, वो लिखी हुई है। मतलब एक्चुअली इसका पी रेशो आता है करीब, आप ये मानिए इसकी ईपीएस आ रही है करीब 24-25 रुपए। मार्च एंड की जो ईपीएस आएगी इस साल, दैट विल बी 25 रुपीज। 40-45 के आसपास पी रेशियो है। जो कंपनी 40-50% से ग्रो कर रही है उसका भाई 40-45-50 का पी रेशियो तो जस्टिफाइड है। तो इस प्रकार से ये कंपनी भी सही है। 4,000 मेगावाट के इनके सोलर पावर प्रोजेक्ट है और सोलर पीवी प्लांट भी है। अब सबसे जो बड़ी कंपनी आती है, जिसके पर मैंने परसों भी वीडियो बनाया है और पहले बना चुका हूं, जिसके रिजल्ट आए, इसका मार्जिन भी 50% बढ़ गया, 21% मार्जिन आया। मार्जिन और बढ़ेंगे, और ये बढ़ते मार्जिन इस बात को दिखाते हैं कि इन कंपनियों में अभी प्राइसिंग पावर है। इनके माल की डिमांड बहुत जबरदस्त है। प्राइसिंग पावर जब भी होगी जब माल की डिमांड होगी, अदरवाइज वो डिमांड गिर जाएगी, अदरवाइज प्राइसिंग पावर गिर जाएगी, मार्जिन गिर जाएंगे। डंपिंग माल नहीं है इनका, कोई इन्वेंट्री का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इकट्ठी होने का। इनकी प्राइसिंग पावर इसीलिए इनमें कि देयर इज ए ह्यूज डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो वारी एनर्जी के भी 21% मार्जिन आए इस रिजल्ट में। ऐसी सूरत में ये भारत की सबसे बड़ी सोलर पावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब मैं आपसे और बता रहा हूँ, रिलायंस में भी मैं समझता हूँ जून तक जो सोलर पावर पैनल का प्रोजेक्ट है इनका, उसमें प्रोडक्शन आ जाएगा। उसकी कैपेसिटी क्या है अभी तक कार्ड डिस्क्लोज नहीं किया रिलायंस ने। और अडानी ग्रुप भी किस कंपनी में डाल रहा है, उन्होंने भी अपने कार्ड डिस्क्लोज नहीं किए कितने मेगावाट की, उनका भी प्रोडक्शन जून तक आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। लोग कहते हैं वारी एनर्जी अमेरिका के कारण मारा जाएगा, नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा। अमेरिका में देखिए ट्रंप साहब ने नाम भी नहीं लिया सोलर पावर का आने के बाद पावर में। तो अच्छा, वो मान लो बंद भी कर देते हैं, प्रोजेक्ट को थोड़ी हटा देंगे। उस माल को वो इंडिया में ले आएंगे या किसी और देश को एक्सपोर्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 22-23% वहाँ से मतलब रेवेन्यू आता है इनका। और इन सभी कंपनियों के पास में अगले 2-2 साल के सप्लाई ऑर्डर्स हैं, तीनों कंपनियों के पास। तो दीज आर 3 बिग कंपनी एज ऑन टुडे फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर पावर पैनल्स एंड पीवी सेल्स। तो ये तीनों शानदार है। रिलायंस शानदार है, रिलायंस अपने आप में शानदार है। ये एक और स्टार उसमें जुड़ जाएगा। और रिलायंस की प्राइस बहुत रीजनेबल लेवल पे पड़ी है। वारी का पी रेशो 27-28 का ही है। अच्छा, अब चलते हैं संवर्धन मदरसन
एक इतनी शानदार कंपनी है जिसके मैंने भी शेयर खरीदे, आज भी खरीदे मैं, और मेरे पास जैसे जैसे लिक्विडिटी आएगी इस शेयर को मैं खरीदता ही चला जाऊंगा। आई विल कंटिन्यू टू बाय दिस शेयर। मैं कोई प्रलोभन नहीं दे रहा हूं आप लोगों को, जितनी मेरी क्षमता में खरीद रहा हूं। कोई लोभ लालच कुछ नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी शेयर को खरीदने की। मैं खाली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं खाली, so that you can be able to take advice from your financial advisor in view of the points raised by me, explained by me in this video. तो संवर्धन मदरसन बहुत जबरदस्त है। 1,10,000 करोड़ की सेल है, इक्विटी 600 करोड़ है और कंपनी की ग्रोथ 25-30% है। कंपनी के 400 प्लांट पहले से थे और 19 प्लांट इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एसेसरीज बनाने के लिए प्रोडक्शन में ला दिए हैं अभी। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई ऐसी मंदी नहीं आई थी, वो सुधर गई है ऑटोमोबाइल। नाउ देयर इज ए कंप्लीट, जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं सबके जो मंथली फिगर आए सेल के, दे आर गुड। मारुति के अच्छा है, महिंद्रा के अच्छा है, टाटा के ठीक है, अशोका लीलैंड का मैंने नहीं देखा है, बाकी ओवरऑल ठीक है, कोई गिरावट वाली बात नहीं। अशोका लीलैंड का मैनेजमेंट भी खैर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब ठीक है, उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और ठीक है, ठीक करें, कोई बात नहीं। अच्छा साहब, यूनो मिंडा आप समझिए ऑटो एसेसरीज में संवर्धन मदरसन के बाद सेकंड कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है ये भी, और ये भी कई आइटम बनाती है। कंपनी बहुत प्रोग्रेसिव की है और मैंने भी बहुत रुपए कमाए। अब मेरे पास नहीं है शेयर और मैं खरीदूंगा भी नहीं अब मेरे पास। बाकी इन्होंने बहुत पैसा कमाया, बड़ा साउंड मैनेजमेंट है, साउंड प्रोडक्ट है, वाइड नेटवर्क है, जर्मनी में भी इनके प्लांट है और एक्विजिशंस कर रहे हैं ये। इस तरह से ये भी कोई बुरा नहीं, बहुत अच्छा है, प्रोग्रेसिव है और ऑनेस्ट मैनेजमेंट, इन्वेस्टर फ्रेंडली मैनेजमेंट। टाटा मोटर टीवी मोटे मोटे अक्षरों में छापता है, 22% प्रॉफिट गिरा टाटा मोटर का। फॉरेन ब्रोकरेज कहते हैं, कोई कहता है सेल करो, कोई कहता है बाई करो, लेकिन मेरी नज़र में वो रिजल्ट उतने खराब नहीं है जितनी आशा थी। तो खराब मान लो 100 की थी, खराबी आई 50 ही, तो उस हिसाब से मैं कहता हूं, और वो ठीक भी हो गया अब एनवायरमेंट। नाउ द डिक्लाइन इन द ऑटो सेक्टर हैज बॉटम्ड आउट इवन इन यूरोप एंड इवन इन इंडिया। तो ऐसी सूरत में टाटा मोटर बुरा नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए का प्लांट लगा रहे हैं चेन्नई के अंदर, और एक ये जो इनकी यूरोप में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइंस हैं उन्हीं में से कुछ लाइंस को ये कन्वर्ट कर रहे हैं ऑटो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो इनकी 2-2, 3-3 करोड़ की जो कारें हैं उनमें वैल्यू एडिशन हो जाएगा बिना कोई बहुत बड़ी एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट के, तो उसका एडवांटेज इनको मिलेगा। दूसरी बात है, ये 2 कंपनी डीमर्जिंग कर रहे हैं, एक पैसेंजर व्हीकल होगा, एक कमर्शियल व्हीकल्स होगा। तो ये सारा जो मामला होगा इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट शेयर होल्डर्स को होगा। और 4,00,000-4.5 लाख करोड़ की सेल वाली कंपनी, 761 करोड़ की इक्विटी है। ऐसी सूरत में हमको आज 12 के पी रेशियो पे मिल रही, इससे ज्यादा चीप क्या होगा बताइए। तो चीपेस्ट अवेलेबल शेयर, और टाटा का मैनेजमेंट है, ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आई कैन से। नंबर 2, RIL की बात करते हैं। RIL is a star of the Indian stock exchange since the last 30 years. Even more than 30 years, 45 years. और 45 साल में ना तो इनकी कंसेप्ट चेंज हुई, शेयर होल्डर्स के प्रति कोई पॉलिसी चेंज आया है, वो की वो पॉलिसी है, ना एम्प्लॉइज के प्रति कोई चेंज आया, ना गवर्नमेंट के प्रति का आया, ना इनकी एफिशिएंसी में कोई फर्क आया। धीरूभाई थे, धीरूभाई के बाद मुकेश भाई हैं। मुकेश भाई बहुत शानदार काम कर रहे हैं और उनके बेटी को भी उन्होंने तैयार कर दिया उनके काम के लिए। बिल्कुल अब करीब करीब वो फॉर्म में आ चुके हैं, करीब करीब जो मैं देखता हूं। और बॉटम प्राइस पे रिलायंस, भारतीय एयरटेल का पी रेशियो 83 है और रिलायंस का पी रेशियो 30 है, 30 या 35 है मतलब। तो रिलायंस तो बहुत टाइम चीप है, जबकि द बिजनेस ऑफ टेलीकॉम इज लार्जेस्ट इन इंडिया फ्रॉम रिलायंस। भारतीय एयरटेल सेकंड नंबर पे आता है। तो अगर जब डीमर्जर होगा इन तीनों का, चारों डिवीजन जब डीमर्ज होंगे, रिटेल का बिजनेस है, दबानी जी की कंपनी है, 100 का पी रेशियो है डीमार्ट का, और
टेलीकॉम बिजनेस का 83 का है, तो उनके पी रेशो क्या होंगे आप अंदाज लगा लीजिए। डीमार्ट तो कहीं ठहरता ही नहीं इसके सामने, रिलायंस रिटेल के सामने। तो इट इज ए गोल्ड माइन मेरे, लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी शेयर के लिए। कैम्प्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स, मैंने भी खरीदे हैं शेयर और ये टूट भी गया। इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। 34-35 रुपए का भाव आ गया है इसका, बहुत शानदार है। ये तो चलेगा, ये रेगुलेटरी शेयर है, दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी एंड दे रेगुलेट द कॉर्पोरेट सेक्टर। उनका जबरदस्त हिसाब किताब रहते हैं। जो म्यूचुअल फंड है, उन म्यूचुअल फंडों के रजिस्ट्रार कैम्प्स है, और इंडिया के जितना म्यूचुअल फंड बिजनेस है उसमें 53% इनके पास है। म्यूचुअल फंडों में ऐसा ही बढ़ेगी, ग्रोथ आती चली जाएगी, बढ़ना है पैसा आना है, अकाउंट बढ़ेंगे, इन्वेस्टर बढ़ेंगे। अभी क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी सूरत में कैम्प्स के शेयर में कोई खतरे वाली बात नहीं। 50 करोड़ की इक्विटी है, 10 पेड अप शेयर है। अब आप समझिए के फिनटेक वही सेम चीज है कैम्प्स की तरह। इनकी भी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, मतलब 30-35-40% से ग्रो कर रही है ये कंपनी। अभी थोड़ा झटका लग गया है और ये आशंका खड़ी हो गई थी कि साहब लोग SIP बंद कर देंगे, म्यूचुअल फंड थोड़ा सा बंद कर देंगे, लोग खाते घट जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। और के फिनटेक का तो प्लस पॉइंट ये है कि ये 46% बिजनेस म्यूचुअल फंड का है, और उसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर के भी ये बहुत बड़े रजिस्ट्रार हैं। जितने भी भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी संख्या तो उपलब्ध नहीं है मेरे पास में, उनको भी शेयर रजिस्ट्रार यही है। तो इट कैन बिकम लार्जर देन कैम्प्स। इसके पास 2 बिजनेस हैं, कैम्प्स के पास 1 बिजनेस है। और कैम्प्स ने, आप देखिए ब्लैक रॉक का म्यूचुअल फंड बना, रिलायंस का भी, वो कैम्प्स ने ले लिया है। मतलब और 7 से बातचीत चल रही है, 7 जो नए म्यूचुअल फंड आ रहे हैं उनसे भी बातचीत चल रही है। अच्छा, दूसरी बात है यूटीआई म्यूचुअल फंड। यूटीआई म्यूचुअल फंड का शेयर जो है 13, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कहिए आप इसको, उसका शेयर भी गिर करके 17 रुपए से नहीं 1300 रुपए से गिर के और 150 के आसपास। इट इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस शेयर। ग्रोथ इज वेरी इमिनेंट। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को मत देखिए आप, थोड़ा हल्के आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 क्वार्टर से अगर आप जेन्युइन इन्वेस्टर हैं तो दिस शेयर विल प्रूव टू बी मनी स्पिनिंग शेयर। ये जो 12-13 शेयर मैंने जो भी बताए हैं, दे आर ऑल गोल्ड माइन। और ग्रीन एनर्जी में इन 3 शेयरों के अलावा मेरे ख्याल से और किसी शेयर में जाने की आवश्यकता नहीं। जो और छोटी कंपनियां और है, केपीआई ग्रीन है, स्टर्लिंग एंड विल्सन है, वो भी खैपुरजी पुलंजी की कंपनी है और रिलायंस के पास है इस समय, उसकी भी मेजर शेयर होल्डिंग, लेकिन उनकी कैपेसिटी वगैरह थोड़ी है मतलब अभी, और वो कंपनी ट्रैक पर नहीं आ पाई है। कुछ प्रॉब्लम्स होंगी अंदर जिनको कॉर्पोरेट्स बताते नहीं हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा पूरा वीडियो देखें प्लीज़, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मेरे व्यूवर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।